एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब जब वेन्स हार चुके हैं, वेन रूहान का मौत हो चुका है, तो अब सवाल ये उठता है कि वेन रूहान की जगह कौन लीडर बनेगा। तो कोर्ट में सब लोगों ने, स्पेशली जिन गुआंगशन ने अपना नेफ्यू जिन जिशुन को सजेस्ट किया एंड शू मिनशन ने खुद को सजेस्ट किया। सजेशन में इन दोनों का ही नाम था, बट लंजे इनसे खुश नहीं था, तो उसने इस बात को लेकर विंग के साथ डिस्कस किया एंड विंग ने जिन जिशन को सजेस्ट किया एंड लंजे को लगा कि ये रीजनेबल है, तो लंजे ने उसे ही चूज़ किया। एंड जिन जिशन ने कहा कि वो अपने बेटे के 1 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद जाएगा। सेलिब्रेशन होने के बाद लंजे ने जिन जिशुआन को उसकी फैमिली के साथ पेरिस में बुलाया ताकि विंग को अपनी फैमिली से मिल सके। इनफैक्ट लंजे ने विंग को गिफ्ट भी चूज़ करने दिया ताकि विंग अपने नेफ्यू को गिफ्ट कर सके। एंड देन ऐसा ही हुआ, देन लंजा यानली से भी मिला। अब नेक्स्ट डे जिन जिशुआन उसके फैमिली के साथ अपने घर वापस जाने वाला था। तो आज जब पेरिस में जिन जिशुआन, जियान यानली, जियांग चैंग सब लोग मौजूद थे, तो जिन जिशुआन ने लंजा को रिक्वेस्ट किया था ताकि वो विंग को आज उसके साथ पार्टी में लेकर जा सके, जो कि पैलेस के बाहर था। तो लंजा ने भी परमिशन दे दिया, बट एक कंडीशन से, एंड वो कंडीशन ये था कि विंग को मिडनाइट से पहले वापस आना होगा। एंड लंजा ने विंग के साथ कुछ फॉर्मल सर्वेंट्स एंड कुछ सोल्जर्स को भी भेजा, क्योंकि शादी के बाद विंग पहली बार पेरिस के बाहर जा रहा था, इसलिए। अब देखते ही देखते रात हो गया। लंजा अपना रूम ब्लैक पाइन हॉल में था, वो अकेला था। शादी के बाद आज पहली बार विंग उसके साथ नहीं था इस वक्त, अदरवाइज अब तक विंग उसके रूम में आ चुका होता। तो जबकि लंजा अकेला था, उसे एक अलग ही प्राइवेसी मिल रही थी, तो उसने अपने कपड़े चेंज किया, नाइट ड्रेस पहन लिया एंड वो विंग का दिया हुआ उस स्क्रोल्स को लेकर बेड में चला गया। एंड देन वो बाकी स्टोरी को पढ़ने लगा, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम स्टोरी को पढ़ रहा था तब विंग वहाँ पर आ गया था, तो लंजा पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाया था। एंड आज यहाँ पर विंग नहीं है, तो लंजा को डिस्टर्ब नहीं होगा, वो ठीक से पढ़ पाएगा। लंजा ने उसी जगह से पढ़ना शुरू किया जहाँ से उसने छोड़ा था, जहाँ पर उस यंग मैन ने योनदाओ से ये पूछा था कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो योनदाओ ने पोलाइटली कहा, हैंग वांगजुन, अगर मैं अपनी लाइफ में पहले कभी किसी माउंटेन स्प्रिंग को ना भी देखा होता, तब भी मुझे ये पता रहता कि हम उस स्प्रिंग के पानी को पी सकते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ में कहीं भी शार्प ब्लेड को ना देखा होता, तब भी मुझे ये पता होता कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। एंड मैंने अपनी लाइफ में कहीं भी ड्रैगन नहीं देखा है, बट मैं फिर भी कह सकता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, आप ही वो ड्रैगन हैं। ये सुन के हैंग वांगजुन योनदाओ के आसपास गोल गोल घूमने लगे एंड उसे ठीक से देखने लगे। वो उसे हर एक एंगल से देख रहे थे। योनदाओ थीन था बट वीक नहीं था, डर्टी था बट अगली नहीं था। वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया था, वो सिर्फ अपने कपड़ों में आया था एंड उसके वेस्ट में एक चाकू था, दैट्स इट। उसका हेयर लूज था, रोब्स भी टाइट नहीं थे। उन्होंने योनदाओ को ध्यान से देखा और पूछा, मैं तुम्हें लेकर क्या करूं? ये बोल के हैंग वांगजुन योनदाओ के सामने आकर खड़ा हो गया। योनदाओ ने कहा, आपने जो बारिश क्रिएट किया है उसके वजह से गांव के हर एक फसल डूब रहा है, गांव में फ्लड आ गया है एंड सारे बीस्ट मारे जा रहे हैं। आप जिस रीज़न से अपसेट है, आप मुझे वो रीज़न बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे फिक्स करने का। हैंग वांगजुन ने योनदाओ को अप एंड डाउन देखा, उसके गोल्डन आइज से उसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे भूख लगी है तो? योनदाओ ने कहा, दिन में आपके लिए खाना ढूंढ सकता हूँ, या फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना भी बना सकता हूँ। हैंग वांगजुन ने शॉक्ड होकर कहा, अगर मैंने तुम्हें ये कहा कि मुझे ठंड लग रहा है तो? योनदाओ ने कहा, दिन में आपके लिए फाइन सिल्क का कपड़ा बना सकता हूँ। ये सुन के हैंग वांगजुन फिर से शॉक्ड हो गया। उन्होंने कहा, एंड अगर मैंने तुम्हें कहा कि मैं अकेला हूँ तो? ये सुन के योनदाओ ने हैंग वांगजुन के आइस में देखा और कहा, दिन में तब तक आपके साथ रहूँगा जब तक आपको अकेला फील होना बंद ना हो जाए। ये सुन के हैंग वांगजुन थोड़ा योनदाओ के करीब आया, इतना करीब कि वो उसके ब्रीदिंग को फील कर पा रहा था, योनदाओ भी उसके ब्रीदिंग को फील कर पा रहा था। हैंग वांगजुन ने एक लो थंडर वॉइस से कहा, एंड अगर मैं हमेशा अकेला फील करा तो? योनदाओ ने कहा, दिन में हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपका हमेशा का साथी बनकर। ये सुन के हैंग वांगजुन थोड़ा सा लीन्ड हुए ज़मीन की तरफ
उन्होंने ज़मीन से एक पिंक फ्लावर उठाया। जैसे ही उन्होंने उस फ्लावर को उठाया, वो फ्लावर गोल्ड का बन गया। उन्होंने उस गोल्ड के फ्लावर को योनदाओ के हेयर में लगा दिया। योनदाओ के हेयर में वो फ्लावर चमक रहा था। हैंग वांगजुन ने कहा, इसे मेरा एक साइन समझ लो, प्रॉमिस का साइन। एंड आज के बाद से हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे साथ तुम हमेशा वेलकम हो। उसके नेक्स्ट डे ही जो बारिश ड्रैगन ने क्रिएट किया था, वो बारिश बंद हो गया, क्लाउड्स चले गए, हर जगह ब्यूटीफुल हो गया, रेनबोज आ गए। जो भी नुकसान हुआ था वो सब कुछ रिकवर हो गया। एंड उस दिन के बाद से किसी ने भी फिर से ड्रैगन को एंड योनदाओ को नहीं देखा था। एंड ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होता है। स्टोरी पढ़ने के बाद लंजा कुछ टाइम के लिए बैठा रहा। उसने उस स्क्रोल को फिर से रोल्ड अप तो कर लिया, बट उसका ध्यान कहीं और था। वो सोच रहा था कि मार्केट में ड्रैगन्स का स्टोरीज तो बहुत है, एंड किसी न किसी स्टोरी में हमेशा विक्टिम्स ड्रैगन्स के सामने आकर अपने आप को सरेंडर करता है। बट ये स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट था। इसमें बहुत सारा इमोशन था। लंजा ने इतना इमोशन वाला स्टोरी आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा था। इस स्टोरी में लॉस भी था, जॉय भी था, सेक्रीफाइस भी था, एंड सेल्फलेस हैप्पीनेस भी था। पता नहीं क्यों लंजा को योनदाओ एंड विंग के बीच में एक सिमिलरिटीज नज़र आ रहा था। लंजा फिर से सोचने लगा कि ये स्टोरी कहाँ से आया होगा, विंग को ये स्टोरी कहाँ से मिला। एनीवेज लंजा सो गया था, तभी मिडनाइट को एक दरवाज़ा ओपन होने का आवाज़ सुनाई दिया। तो लंजा इमीडिएटली जाग गया एंड बैठ गया। उसने अपने बेड के पास से अपने तलवार को उठा लिया। तब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे से विंग अंदर आ रहा था, ब्लैक कपड़ों में। उसका हेयर उसके हेट में रेड रिबन से बंधा हुआ था, बट लूज हो चुका था। विंग का आईज रेड था। उसका फुट स्टेप्स थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, जैसे कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। उसने कहा, बिक्शिया। ये बोल के विंग अंदर आने लगा। उसने कहा, बिक्शिया, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। विंग जिस तरीके से चल रहा था उसे देख के लग रहा था कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। लंजा समझ चुका था कि विंग ड्रंक है, बहुत ज़्यादा ड्रंक है। उसके चीक्स भी पिंक हो चुके थे। विंग ने कहा, बिक्शिया, सबको लगता है कि आशियान आपसे अच्छा काम करवा रहा है उनके लिए, बट आशियान आपको कोई भी काम कैसे करा सकता है, क्योंकि बिक्शिया हमेशा हमेशा वही करते हैं जो वो चाहते हैं। वो कितना अपराइट है, स्टबर्न है, ये बात उन्हें नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि बिक्शिया आशियान को लेकर कुछ सोचते ही नहीं। उनके मन में आशियान को लेकर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के विंग बेड के सामने आकर घुटनों में बैठ गया एंड उसका अपर बॉडी बेड के ऊपर पड़ गया। जैसे उसके हेड ने बेड को टच किया, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। लंजा ने उसके आइस को देखा जो बंद था, एंड देन उसके लिप्स को जो बहुत ही ज़्यादा रेड था। लंजा को पता नहीं था कि वो इतने देर से अपने हार्ट बीट को, अपनी सांसों को बंद करके बैठा हुआ है। जब उसका दम घुट रहा था तब जाके उसने ठीक से सांस लिया, एंड तब उसे पता चला कि उसने इतने टाइम से अपनी सांसों को बंद करके रखा था। लंजा मूव भी नहीं कर पा रहा था, वो स्टंट हो चुका था। जैसे लंजा ने थोड़ा मूव किया, विंग थोड़ा शिफ्ट कर उठा एंड उसने एक लो शाई किया एंड वो फिर से गहरी नींद में सो गया। लंजा कुछ टाइम के लिए अपने कॉन्सर्ट को देखने लगा। वो उसके फेस को देखने लगा, उसके हाई जॉ लाइन, उसके चीक, उसके डार्क हेयर जो उसके फेस के ऊपर पड़ रहा था, उन्हें देखने लगा। विंग का एक हाथ उसके चेस्ट के पास था, अपने चेस्ट को पकड़ के वो सोया हुआ था, जैसे कि उसे चेस्ट के अंदर बहुत सारा सीक्रेट्स है जो वो किसी को भी नहीं बोलना चाहता। लंजे विंग के हाथ का लॉन्ग फिंगर्स देखने लगा जो बहुत ही ग्रेसफुल था। उसके लॉन्ग पैरों को देखने लगा, उसे एडमायर करने लगा। लंजा सोच रहा था कि विंग कितना लवली दिख रहा है, वो हमेशा ऐसे ही लवली दिखता है। ये सोचते हुए लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसने बाहर गार्ड्स को बोला, दरवाज़ा बंद कर दो। लंजा को सुनाई नहीं दिया कि गार्ड्स ने क्या रिप्लाई दिया है, बट लंजा को सुनाई दिया कि दरवाज़ा बंद हो गया है। अब रूम के अंदर सिर्फ लंजा एंड विंग था। विंग जो लंजा के साथ ही बेड में सोया हुआ था, उसका हाफ बॉडी बेड के ऊपर था एंड हाफ बॉडी बेड के नीचे। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। लंजा भी विंग के पास ही लेट गया। वो इस डार्कनेस में विंग का ब्रीदिंग सुन सकता था।
वो उसे स्मेल कर पा रहा था। विंग से वाइन का तो स्मेल आ ही रहा था, उसके साथ साथ लोटस फ्लावर का भी स्मेल आ रहा था। लंजा पहली बार विंग को फील कर पा रहा था, उसके हीट को, उसके बॉडी के प्रेजेंस को। लंजा का हाथ विंग के शोल्डर के एकदम पास में था। लंजा ने अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया अपने फिंगर से विंग के जॉ लाइन को टच करने के लिए। तभी लंजा के दिमाग में वही स्टोरी याद आया जो विंग ने उसे दिया था, योनदाओ एंड ड्रैगन का। स्पेशली वो लाइन जहाँ पर ड्रैगन ने कहा था, अगर मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा अकेला फील करूँगा तो। लंजा को ये लाइन बार बार याद आ रहा था। उसने अपने हाथ को वापस ले लिया, उसने अपनी आंखें बंद किया एंड वो सो गया। उसे पहले नींद नहीं आ रही थी, पर बहुत टाइम के वजह से नींद फाइनली आ गया एंड वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लंजा का नींद खुला, उसने देखा कि विंग बेड के सामने, बेड की तरफ बैक टर्न करके बैठा हुआ है फ्लोर में। उसका हेयर बिल्कुल खुला हुआ है। जैसे विंग ने देखा कि लंजा उठ चुका है, उसने एक नॉर्मल एंड रफ वॉइस से कहा, पिक्शिया, मैं अपने इम्प्रॉपरिटी की वजह से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे मिस्टेक्स की वजह से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग। तभी विंग इमीडिएटली खड़ा हो गया एंड दरवाजे के पास चला गया, जहाँ से पहले उसने फिर से कहा, माफ़ कर देना बिक्शिया। ये बोल के विंग उस रूम से चला गया एंड बिल्कुल डिसअपीयर हो गया। उस दिन पूरा दिन लंजा ने एक बार भी विंग को नहीं देखा। इनफैक्ट जब जिन जिशुआन उसकी फैमिली के साथ ट्यूशन जा रहा था, तब भी वहाँ पर विंग नहीं आया था। उस दिन के बाद से विंग बहुत ही शांत हो गया था। इनफैक्ट रात को जब वो लंजा के रूम में आया करता है हर रोज़ की तरह, तब वो एकदम चुप रहता है, एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करता है एंड पूरी रात दरवाजे के सामने बैठा रहता है। सुबह होते ही रूम से गायब हो जाता है। अब वो पहले की तरह बोल्ड कॉस्ट्यूम्स नहीं पहनता, बहुत ही कवर्ड अप रहता है। वो ठीक से अपने आप को तैयार भी नहीं करता। इनफैक्ट उसने लंजा को टीज करना, उल्टा जवाब देना बंद कर दिया है। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उस रात जब विंग उन लोगों के साथ बाहर गया था, तब उन लोगों ने उसे क्या कहा था, उन लोगों ने उसे क्या समझाया था, विंग किस वजह से इतना हर्ट हो गया है। बट लंजा ये सब विंग से पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच में वैसा फ्रेंडशिप है ही नहीं। इसलिए लंजा ने नेक्स्ट डे जेबोचुन को कहा ताकि वो जिंगी को पैलेस में इनवाइट करे उसके शियांग गग्गा से मिलने के लिए। दिन आफ्टरनून को जब लंजा उस रूम के सामने से जा रहा था जिस रूम के अंदर विंग एंड जिंगी है, तब लंजा ने रूम के अंदर से कुछ आवाज़ें सुना जो विंग का था। लंजा एक्चुअली मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल की तरफ जा रहा था, जो उसके रूम के पास से ही जाता है। तो जब लंजा गुजर रहा था, उसे विंग का वॉइस सुनाई दिया, तो लंजा रूम के सामने रुक गया, दरवाजे के सामने, एंड उसने अनाउंस करने के लिए मना भी कर दिया सर्वेंट्स को। वो वहाँ पर कुछ चुपचाप खड़ा रहा। अंदर से विंग जिंग को बोल रहा था, तो उस यंग मैन जो ड्रैगन है, उसने योनदाओ से पूछा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे भूख लगी है तो। ये सुनते ही लंजा का हार्ट बीट स्टॉप हो गया। विंग वही स्टोरी बोल रहा था जो स्टोरी उसने लंजा को गिफ्ट किया है वेडिंग में। लंजा सडनली बिल्कुल स्टिल हो गया, उसका पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। इस तरह रूम के अंदर विंग वो स्टोरी जिंगी को फ्लुएंटली बोल रहा था। विंग ने कहा, योनदाओ ने कहा कि मैं आपके लिए अच्छा खाना बनाऊंगा, क्योंकि यार तुम्हें याद है ना कि योनदाओ एक बहुत ही अच्छा कुक है, उसने खाना बनाना सीखा था। तो योनदाओ ने कहा, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा रिच टेस्टी खाना बना दूंगा। यार तुम्हें क्या लगता है वो क्या बनाता खाने के लिए? कुंग पाओ चिकन या फिर मिन्स नूडल्स? तभी जिंगी ने एक्साइटेड होकर कहा, तंगुलू। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, डिनर के लिए तंगुलू? जिंगी ने कहा, हाँ। जिंगी बहुत एक्साइटेड था, तो विंग ने कहा, वेल शायद। एंड देन पता है हैंगोंग जुन ने क्या कहा? हैंगोंग जुन ने कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे ठंड लग रहा है तो योनदाओ ने कहा, देन मैं आपके लिए फाइन सिल्क का कपड़ा बना कर दूंगा, क्योंकि यार तुम्हें याद है ना कि योनदाओ ने कपड़ा बनाना भी सीखा था। जिंगी ने कहा, विंग ने कहा। तो उस ड्रैगन ने पूछा, एंड अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं अकेला हूँ तो? तभी योनदाओ ने हैंगोंग की तरफ देखा एंड स्माइल करते हुए कहा, दिन में आपके साथ रहूँगा हमेशा, आपकी कंपनी बनकर। ये सुन के जिंगी ने पूछा, क्या योनदाओ भी एक ड्रैगन था?
विंग ने कहा, नहीं यार, वो एक इंसान था, एक नॉर्मल इंसान। बट उसे ड्रैगन के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि ड्रैगन बहुत ही ब्यूटीफुल था बट अकेला था। एंड यू नो व्हाट, अकेला रहना बहुत ज़्यादा सैड होता है। ये सुन के जिंगी ने पूछा, तो हैंगोंग जुन ने क्या कहा? विंग ने कहा, तो हैंगोंग जुन ने उस गार्डन से एक पिंक फ्लावर उठाया जो उसके हाथों में गोल्ड का बन गया। एंड देन हैंगोंग जुन उस फ्लावर को योनदाओ के हेयर में फिक्स कर दिया और कहा, इसे मेरा एक साइन समझना, एज अ प्रॉमिस, हमेशा मेरे साथ ही रहना। एंड पता ही यार, उसके नेक्स्ट डे ही सारा बारिश, स्टॉर्म, थंडर सब गायब हो गए, सब रुक गए। एंड वहाँ के विलेजर्स आराम से रहने लगे। एंड उस दिन के बाद से वो ड्रैगन एंड योनदाओ वहाँ से चले गए। जिंगी ने पूछा, वो लोग कहाँ गए? विंग ने कहा, आई थिंक किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ वो दोनों रहेंगे, एक ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें कहीं भी अकेला फील नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिंगी ने पूछा, क्या शियांगा भी अकेले हैं, लोनली फील करते हैं? तभी विंग ने कहा, ये यार, मैं कैसे लोनली फील कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ तुम जो हो, है ना? ये लो, अब चाय पी लो। तभी जिंगी ने कहा, मुझे एक और स्टोरी सुनना है। विंग ने कहा, एक और स्टोरी? वेल, मेरे पास कुछ स्टोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइगर का एंड एक वुड्समैन का। एक दिन एक जंगल में एक टाइगर रहा करता था। वो बहुत ही गॉर्जियस था एंड वो एक कलरफुल लाइफ जीता था। इसका के लंजन और कुछ भी नहीं सुना। उसे अंदर ही अंदर एक अलग सा फील होने लगा, एक टाइट सा महसूस होने लगा। वो सिर्फ वहाँ से आगे चला गया। उस रात को लंजन अपने रूम में अपने कपड़े चेंज करके विंग का दुआ हुआ उस स्क्रोल को लेकर बेड में बैठ के विंग के लिए वेट करने लगा। एंड योनदाओ का वो स्टोरी वो फिर से पढ़ने लगा। एंड तभी विंग का दरवाजे के पास आने का आवाज़ सुनाई दिया। विंग रूम के अंदर आया ब्लैक कपड़े पहन के। एंड जैसे उसने देखा कि लंजा बुक पढ़ रहा है, वो पहले शॉक्ड हो गया। उसने पहले कुछ कहा नहीं। उसने दरवाज़ा बंद किया एंड उसने लंजे की तरफ देखा और कहा, नाइट रीडिंग? लंजा ने कहा, मैं कुछ टाइम से सोच रहा हूँ कि इस स्टोरी को किसने लिखा होगा। ये सुन के विंग कन्फ्यूजिंगली लंजे को दिखने लगा। लंजे ने कहा, मुझे पता नहीं था कि विंग इतना टैलेंटेड है। ये सुन के विंग पहले शॉक्ड हो गया। उसने सॉफ्टली कहा, बिक्शिया, आप गलत सोच रहे हैं। लंजा ने कहा, क्या सच में? आज आफ्टरनून को जब तुम ये के साथ थे तब मैंने तुम्हें ये स्टोरी ये को फ्लुएंटली बोलते हुए सुना। ये स्क्रोल्स बिल्कुल नया है एंड मुझे नहीं लगता कि इन कुछ दिनों में स्टोरी को पढ़कर तुम ऐसे फ्लुएंटली बोल सकते हो। ये सुन के विंग ने कहा, बिक्शिया का लोगों की बात को सुनने का एक बैड हैबिट है, हाँ? ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने विंग की तरफ देखा। विंग एक स्टेप लंजा के पास आया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ बिक्शिया, मैं कोई ऑथर नहीं हूँ एंड बिक्शिया को ये बात पता है। लंजा ने कहा, हो सकता है तुमने ये स्टोरी खुद से ना लिखा हो, बट ये तुम्हारा स्टोरी है। ये तुम्हारा स्टोरी है विंग, योनदाओ का नहीं। तुम ही हो जिसे ड्रैगन के पास भेजा गया है। विंग ने कहा, बिक्शिया? तभी लंजा ने स्क्रोल को साइड में रखा एंड वो खड़ा हुआ। उसने कहा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या ये होप्स, ये फियर्स तुम्हारा नहीं है? विंग ने अपने आइस को फ्लोर की तरफ झुका लिया। उसने कहा, बिक्शिया, ये बस एक स्टोरी है। लंजे ने कहा, क्या सच में? विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड लंजे की तरफ देखा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, बिक्शिया ने क्लियरली मुझे बता दिया था कि मेरा साइलेंस अप्रिशिएटेड है, मेरा बॉडी नेसेसरी नहीं है। एंड उस दिन के बाद से बिक्शिया हमेशा मेरे साथ काइंड बिहेव करते आ रहे हैं। मैं अनहैप्पी नहीं हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लंजे ने कहा, विंग? तभी विंग ने कहा, ऑलरेडी कोर्ट में ये बात चल रहा है कि बिक्शिया मुझे फेवर करते हैं। वो मिडनाइट को जागकर मेरे लिए गिफ्ट ढूंढते हैं। मेरे फैमिली एंड रिलेटिव्स को लैंड एंड पोजीशंस गिफ्ट करते हैं। ये सारे रूमर्स बहुत ही डेंजरस है, आपको केयरफुल रहना चाहिए। तभी लंजे को अंकल का बोला हुआ वो बात याद आ रहा था जो अंकल हमेशा कहते हैं कि अपने फादर की तरह सेम मिस्टेक मत करना।
तो लंजा वहाँ पर चुपचाप खड़ा था एंड विंग को देख रहा था। विंग ने कुछ टाइम बाद एक स्मॉल स्माइल की और कहा, बिक्शिया, अगर आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं देन ये मेरे लिए इनफ है, आई मीन मोर देन इनफ है। ये बोलते हुए विंग एक स्टेप करके पीछे जा रहा था। वो कंटिन्यूस पीछे जा रहा था तब तक जब तक उसका बैक डोर से टकरा ना जाए। देन विंग ने एक फॉर्मल टोन से कहा, गुड नाइट बिक्शिया। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा एंड देन उसने विंग से अपने आप को टर्न कर लिया बेड की तरफ। उसने कहा गुड नाइट एंड देन वो सो गया। नेक्स्ट डे लंजा का ड्रेसर बहुत ही अर्ली मॉर्निंग आ गया था, इतनी अर्ली कि तब भी विंग रूम के अंदर ही था, वो रूम से गया नहीं था। आज लंजा का ड्रेसर लंजा के लिए चाय का ट्रे भी लेकर आया था। एक्चुअली आज लंजा का एक अर्ली मीटिंग है निये क्लैन के साथ। उसे निये क्लैन से न्यू वेपन्स ऑर्डर करना है, उसको लेकर डिस्कस करनी है। एंड आज अनयूजुअली उसका ड्रेसर उसके लिए चाय लेकर आया है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली नॉर्मल सर्वेंट्स लेकर आता है। ये ड्रेसर सिर्फ लंजा को ड्रेस करने में हेल्प करता है। वो सिर्फ सुबह लंजा को ड्रेस करने आता है एंड रात को लंजा को ड्रेस से आज़ाद करने आता है। दैट्स इट, उसका सिर्फ यही काम है। एनीवेज, जैसे ही वो ड्रेसर लंजा के टी को सर्व करने लगा, विंग टी के पास आ गया। विंग ने कहा, बिक्शिया का टेस्टर अभी यहाँ पर नहीं है। ये बोलकर विंग ने उस ट्रे को अपने हाथों में ले लिया एंड चाय का पहला सिप उसने खुद लिया। जैसे ही विंग ने चाय का पहला सिप लिया, वो फ्रोंड हो गया। उसके हाथ से चाय का कप एंड डिश एकदम से नीचे गिर गया एंड टूट गया। एंड विंग उस डिश की तरफ देखने लगा। विंग के आईज एकदम वाइड हो गए थे, उसके लिप्स से फोम्स निकल रहे थे एंड देखते देखते विंग का आईज एकदम सिर के ऊपर उठ गया एंड वो फ्लोर में गिरने लगा। लंजा ये सब देख के इतना शॉक्ड था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जैसे लंजा ने देखा कि विंग गिर रहा है, वो डेस्परेटली शॉक्ड होकर विंग के पास दौड़ के गया उसे पकड़ने के लिए। इससे पहले विंग का बॉडी फ्लोर में गिरता, लंजा ने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया एंड नीचे बैठ गया। विंग का बॉडी बुरी तरीके से कांप रहा था, उसके मुंह से फोम निकल रहा था, उसका आइज एकदम रोल्ड होकर ऊपर उठ चुके थे। तभी लंजा ने उस ड्रेसर की तरफ देखा, वही ड्रेसर जो लंजा के लिए चाय लेकर आया था। लंजा ने देखा कि वो ड्रेसर अपने वेस्ट से एक चाकू निकल रहा है। विंग कोई वेपन कैरी नहीं करता, बट ये सेम चीज़ लंजा के ऊपर अप्लाई नहीं होता क्योंकि लंजा अपना साथ एक तलवार कैरी करता है एंड वो तलवार लंजा सिर्फ 2 स्टेप पीछे ही था। तो लंजा ने 2 स्टेप पीछे जाकर अपनी तलवार को लिया जो बेड के पास था एंड लंजा ने उस तलवार को उस ड्रेसर के चेस्ट में स्टैब कर दिया। वो ड्रेसर फ्लोर में गिर गया एंड लंजा जोर जोर से सर्वेंट बुलाने लगा। इस तरह विंग जो बुरी तरीके से वॉमिटिंग कर रहा था एंड वॉमिट करते हुए विंग के अंदर से ब्लड निकल रहा था, फोम निकल रहा था। लंजा फिर से सर्वेंट करके बुलाने लगा एंड तभी फाइनली लंजा को फुट स्टेप्स का आवाज़ सुनाई दिया। लंजा सोच रहा था फाइनली लंजा के सामने कुछ सर्वेंट्स आए। लंजा ने उन्हें डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज दिया इमीडिएटली एंड सर्वेंट्स वहाँ से दौड़ के चले भी गए। लंजा ने विंग को अपने बाहों में उठाया एंड कैरी करते हुए बेड के पास लेकर गया एंड बेड पे लेटा दिया। बट लंजा ने विंग को छोड़ा नहीं क्योंकि विंग बुरी तरीके से कांप रहा था, उसका बॉडी उस कंट्रोल में था ही नहीं। तो लंजा ने विंग को पकड़ के रखा। विंग का आइस ऑलरेडी रोल्ड हो चुका था, उसे कांपने की वजह से वो बेड भी कांप रहा था। लंजा ने कहा, विंग बस थोड़ी देर और प्लीज विंग। इमीडिएटली वहां पर डॉक्टर्स आ गए। विंग जो जोर जोर से ब्रीदिंग ले रहा था, लंजा जो उसके एकदम पास बैठा हुआ था एंड डॉक्टर जो विंग को चेक कर रहे थे। विंग को चेक करने के बाद डॉक्टर ने उस कप को देखा जिस कप में वो चाय लाया गया था। वो कप टूट गया था बट फिर भी अभी भी उस कप में थोड़ा बहुत चाय बचा हुआ था। जो डॉक्टर आए थे उनका नाम था लान गुआंगियो एंड वो एक बहुत ही ओल्ड डॉक्टर हैं, बहुत सालों से गुसू के लिए काम कर रहे हैं। उनका हेयर भी वाइट हो चुका है। वो उस कप के अंदर चाय को ध्यान से देख रहे थे एंड देन वो विंग को देख रहे थे। तभी लंजा ने कहा, पॉइजन। सुन के डॉक्टर ने उस ड्रेसर की तरफ देखा जो फ्लोर में पड़ा हुआ था एंड उसके चेस्ट से ब्लीडिंग हो रहा था। डॉक्टर समझ चुके थे कि ये पॉइजन किसने दिया है, उस ड्रेसर ने दिया है। तभी डॉक्टर दौड़ के विंग के पास आए एंड फिर से विंग को चेक करने लगे। लंजा बताने लगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। लंजा ने कहा, उसके माउथ में फोम्ड हो गया था, वो वॉमिटिंग कर रहा था, उसका बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल कांप रहा था।
जब लंजे ये सब बोल रहा था, उसे अंदर ही अंदर इतना हर्ट हो रहा था कि वो बोल भी नहीं सकता था। उसे लग रहा था कि उसका हार्ट कोई पीस पीस में तोड़ रहा है। डॉक्टर ने जो चाय बचा हुआ था उसे ठीक से चेक किया एंड अपने असिस्टेंट को दिया ताकि वो उसे टेस्ट करे कि इसमें कौन सा पॉइजन है। लंजा देख रहा था कि कैसे डॉक्टर विंग के हाथ को चेक कर रहे हैं। डॉक्टर ने विंग के स्लीव्स को ऊपर किया एंड विंग का रिस्ट एक्सपोज्ड हुआ। उसके फोर आर्म तक लंजा ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। आज वो पहली बार देख रहा था। जैसे ही वो स्लीव्स ऊपर हुआ, लंजा ने विंग के फोर आर्म को देखा। विंग का पूरा रिस्ट स्कार्स से भरा हुआ था। उसके पूरे रिस्ट में बहुत सारे स्कार्स के मार्क थे, जैसे ही किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से विंग के रिस्ट के ऊपर अटैक किया है। इनफैक्ट ये देख के डॉक्टर भी शॉक हो गए थे। विंग के रिस्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स था, जो कि बहुत ही स्केयरिंग था। पर फिर भी डॉक्टर ने इस बात को अभी के लिए इग्नोर किया। वो विंग के टेम्परेचर, उसके टांग एंड उसके आइज़ को चेक करने लगे। देन डॉक्टर ने कहा, शिया, मुझे लगता है कि रेड फैंग पॉइजन दिया गया है, बट इसका एंटीडोट अगर ठीक से नहीं दिया गया तो ये और भी डेंजरस हो सकता है। मुझे पहले उस टी को ठीक से चेक करना होगा, टेस्ट करना होगा, देन मैं कुछ कर सकता हूँ। लंजा ने कहा, देन करिए। तभी डॉक्टर ने लंजे की तरफ देखा, शॉक्ड होकर उन्होंने कहा, बिक्शिया, मुझे अभी वीक वईफे के पास रहना है, उनका ख्याल रखना है। मेरा असिस्टेंट ये। तभी लंजे ने गुस्से में पूछा, किससे ज़्यादा नॉलेज है, आपको या फिर आपके असिस्टेंट को? तभी डॉक्टर ने वो करते हुए कहा, मुझे बिक्शिया। लंजा ने कहा, दिन जाइए, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है बिक्शिया, आपको उसे वार्म रखना है। इनफैक्ट अगर उनका स्वेटिंग भी हुआ तब भी, अगर बाई एनी चांस उन्हें होश आ गया तो आपको उन्हें कूल एंड क्लीन वाटर देना है। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊँगा। ये बोल के डॉक्टर ने सैल्यूट किया एंड वो वहाँ से जल्दी में निकल गए। लंजा ने अपने सर्वेंट्स की तरफ देखा जो पीछे ही खड़े थे एंड उन लोगों को शॉक्ड होकर देख रहे थे। लंजा ने सर्वेंट्स से कहा, लान सीचेन एंड लान कुरेन को बुला कर लाओ एंड उसके साथ साथ कूल वाटर एंड ब्लैंकेट्स भी लेकर आना एंड कुछ गार्ड्स भी। सर्वेंट्स दौड़ के वहाँ से निकल गए। लंजा विंग के पास आकर बैठ गया। विंग जो बिल्कुल स्टर्न होकर लेटा हुआ था, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। उसे देख के लग रहा था कि वो कोई हाफ स्केच हो। उसका डार्क हेयर बेड में बिल्कुल बिखरा पड़ा था। उसका कपड़े हाफ अनडन था। उसका हार्ट बीट बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। वो एकदम टेढ़ा होकर लेटा हुआ था। तो लंजन ने उसे स्ट्रेट किया। लंजू से बहुत ही लाइटली टच कर रहा था, जैसे कि विंग कुछ सीक्रेट हो, कोई सेरेमनी हो। एंड लंजे उसे उसके कंसेंट के बिना टच कर रहा था। उसने केयरफुली विंग के हाथों को उठाया, ठीक जगह पर रखा, उसके पैरों को उठाया एंड देन उसने धीरे धीरे विंग के पैरों से उसके जूते को निकाला। जूते को निकाल के उसे साइड में रखा। देन लंजे ने विंग के लेफ्ट स्लिप्स को भी खोल दिया ताकि विंग को कंफर्टेबल फील हो, आराम लगे। देन लंजा ने विंग के हाथों को देखने लगा। जब सोच रहा था इतना क्रूएल स्कार्स कौन दे सकता है। लंजा कुछ टाइम के लिए वहाँ पर ही बैठा हुआ था। उसे विंग के हार्ट बीट का आवाज़ सुनाई दे रहा था। लंजा को एक्सट्रीमली पेन फील हो रहा था। उसे एक अजीब सा फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि उसे विंग को ऐसे देखने का आदत नहीं है। देन लंजा ने धीरे धीरे विंग के शैश को निकाला। देन उसके आउटर रोब को एकदम ओपन कर दिया ताकि विंग को और भी कंफर्टेबल फील हो। देन लंजा ने जो ब्लैंकेट था उसे विंग के ऊपर रैप कर दिया। विंग को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई यंगर नोबल सन हो जो आफ्टरनून नैप ले रहा है। वो मैन जिसकी आंखों में हमेशा जॉय रहता है, जो हंसता है, आज वो ऐसे पड़ा था। सुबह से लेकर अब तक विंग ने एक बार भी मूव नहीं किया है। लंजो को एक्सट्रीमली डर लग रहा था। तभी उस रूम में कुछ गार्ड्स आए। लंजो ने उन्हें कहा, उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाओ। उन गार्ड्स ने उस ड्रेसर को उठाया एंड वो लोग वहाँ से निकलने लगे। तभी उस रूम में जेबोचुन भी आए अंकल के साथ। लंजो ने गार्ड्स को कहा, ढूंढ के निकालो उसे किसने भेजा है एंड उस पॉइजन को भी। उस गार्ड्स ने वो किया एंड वो लोग वहाँ से निकल गए। जेबोचुन दौड़ते हुए लंजे के पास आए। उनका फेस एकदम वाइट हो चुका था डर के मारे। उन्होंने देखा कि कैसे गार्ड्स उस ड्रेसर को कैरी करते हुए लेकर जा रहे हैं। जेबोचुन ने वांग जी के पास आया एंड पूछा, वांग जी, आई मीन बिक्शिया, आप ठीक तो है ना? लंजे ने कहा,
मेरे लिए पॉइजन भेजा गया था, पर अनफॉर्चुनेटली विंग पॉइजन हो गया। तभी जेबुचुन ने बेड की तरफ देखा जहाँ पर विंग लेटा हुआ था। जेबुचुन ने पूछा, क्या डॉक्टर देख कर गए हैं? लंजन ने कहा, अभी कोर्ट को इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि रूमर्स फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तभी पीछे से अंकल ने कहा, आपने ठीक कहा। ये सुनती लंजन एंड जेबुचुन ने अंकल की तरफ देखा। अंकल जो पीछे ही खड़े थे। अंकल ने कहा, बट बिक्शिया को खुद कोर्ट में जाना होगा ताकि वो हर एक मिनिस्टर का रिएक्शन खुद देख सके। इस तरफ बेड में बैठे हुए लंजा बहुत ही टेंस था क्योंकि विंग को यहाँ पर अकेले छोड़ के जाना लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो विंग के सामने से हटना नहीं चाहता था। उसे अंदर अंदर एक्सट्रीमली पेन फील हो रहा था। वो विंग को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। उसे लग रहा था जैसे कि उसे चेस्ट के अंदर एक ओल्ड वुंड है जो अभी फिर से रीओपन हो चुका है, जिसे कहीं भी हील नहीं किया जा सकता। बट अंकल भी सही कह रहे हैं, लंजा को खुद ये न्यूज़ डिलीवर करना होगा एंड देखना होगा कि कोर्ट में कौन सही खड़ा रहता है एंड कौन फ्लिंच कर उठता है। उनके रिएक्शन से लंजा को पता चल जाएगा कि पॉइजन उनमें से किसी ने भेजा है या नहीं। तो लंजा को विंग को छोड़कर कोर्ट में जाना ही होगा। तो लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई क्या आप विंग के साथ यहाँ पर रुकेंगे? जेबुचुन ने इमीडिएटली नोट करते हुए कहा, ऑफ कोर्स। लंजा ने कहा, एंड गार्ड्स वो भी यहाँ पर रुकेंगे। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया हेवी हार्ट लेकर। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।